हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच डी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12 टी एस गरेवाल की टेक्स्ट बुक से 2022 एडिशन, बुक 3, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, चैप्टर 5, कैश फ्लो स्टेटमेंट। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्वेश्चंस रिलेटेड टू कैश फ्लो स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट्स. So let us see some questions from the textbook. Question number 46. Following is the balance sheet of X Limited as at 31st March 2018. Balance sheet यहाँ दिया हुआ, particulars note number 31st March 2018 and 31st March 2017. मतलब ये ओपनिंग है और ये क्लोजिंग है. हमें 2 साल के इंफॉर्मेशन को कंपेयर करके कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है और बैलेंस शीट का हर आइटम हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट में यूज़ करना है. फाइन. कुछ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में यूज़ होंगे, कुछ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में और कुछ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में. सो शेयर होल्डर्स फंड में है शेयर कैपिटल विच इज़ इंक्रीजिंग. 17 लाख से वो 19 लाख का हो गया. और ये कौन सा एक्टिविटी है? ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी का आइटम है. रिजर्व एंड सरप्लस ऑपरेटिंग आइटम का है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है. 3 लाख से बढ़ करके 6 लाख हो गया है. नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है जो कि आगे नोट्स टू अकाउंट में दिया हुआ है. 12% डिबेंचर्स हैं ये, और ये इंक्रीज हो रहे हैं 1 लाख से. 4 लाख से होकर के 5 लाख हो गया. ये भी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में है. नाउ जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में जो 12% लिखा हुआ है ये हिडन एडजस्टमेंट होता है और इसको हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट में एडजस्ट करना होता है. तो इसका 2 तरीके से यूज़ होगा. एक तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में प्लस होगा और दूसरा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में यही इंटरेस्ट माइनस होगा. ओके, नाउ कम टू करंट लाइबिलिटीज़. शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में आगे नीचे दिया हुआ है ये बैंक ओवरड्राफ्ट है. इसे भी हमें फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में लेना है. इसे हमें करंट लाइबिलिटीज़ के रूप में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में यूज़ नहीं करना है. फाइन. और दूसरा शॉर्ट टर्म प्रोविजंस है, ये टैक्स है जो नीचे नोट्स टू अकाउंट में दिया हुआ है. तो इसका क्या ट्रीटमेंट है? ओपनिंग और क्लोजिंग दिया हुआ है हमें. ओपनिंग 1,65,000 का है और क्लोजिंग 2 लाख का है. तो क्लोजिंग वाले को हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में ऐड करना है और ओपनिंग वाले को भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में ही माइनस करना है. फाइन, वेरी सिंपल. देन कम टू द सेकेंड पार्ट ऑफ बैलेंस शीट विच इज़ एसेट्स. यहाँ दिया हुआ है नॉन करंट एसेट्स में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 19 लाख से बढ़ करके 24 लाख हो रहा है. मतलब साफ साफ दिख रहा है कि 5 लाख रुपीज़ का परचेज ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है. तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ है. फाइन. और अगर इसमें कुछ सेल्स है किसी प्रॉपर्टी का तो वो हमें इसमें एडजस्ट करना होगा. दैट वी विल सी लेटर. नाउ इंटेंजिबल एसेट्स में ये गुडविल है. फाइन. और डिक्रीज इन गुडविल होता क्या है? अमोर्टाइजेशन. सो अमोर्टाइजेशन को कहाँ यूज़ करते हैं? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में. देखिए 3 लाख से गुडविल कम होकर के 2 लाख हो गया. नाउ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स 2 लाख से बढ़ करके 3 लाख हो गया है. ये इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट है, मतलब ये परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट दैट इज कैश आउटफ्लो और ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में जाएगा. अब करंट एसेट्स देखिए. करंट एसेट्स में दिया हुआ है करंट इन्वेस्टमेंट्स जो कि डिक्रीज हो रहा है 1,70,000 से कम होकर के 1,40,000. इन्वेंट्रीज जो कि 1,30,000 से बढ़ करके 2,60,000 हो गया. एंड कैश इक्विवेलेंट ₹40,000 से बढ़ करके 70,000 हो गया. नाउ ये और ये दोनों ही क्या है? लास्ट में यूज होंगे. क्यों लास्ट में यूज होंगे? क्योंकि करंट इन्वेस्टमेंट्स को भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ही लेना है. फाइन. इसलिए हमें इसे करंट एसेट्स के रूप में ऑपरेटिंग में एक्टिविटीज़ में यूज़ नहीं करना है. बस इन्वेंट्री को यूज़ करेंगे जो कि इंक्रीज हो रहा है, तो हम इसे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में डिफरेंस को लेस करेंगे बिकॉज इट इज़ आउटफ्लो ऑफ कैश. अब आप नोट्स टू अकाउंट भी देख लीजिए. नोट्स टू अकाउंट में सरप्लस दिया हुआ है 3 लाख से बढ़ करके 6 लाख हो गया. 12% डिबेंचर्स भी इशू किया गया है. 4 लाख से बढ़ करके 5 लाख हो गया. मैं यही बता रहा था कि ये जो परसेंटेज लिखा रहता है दिस इज़ हिडन एडजस्टमेंट और इसको आपको 2 जगह यूज़ करना है. तो इंटरेस्ट एक बार ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में जाएगा, प्लस होगा, और दूसरा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में माइनस होगा. और डिबेंचर जो है वो तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ है. ओके.
देन बैंक ओवरड्राफ्ट को भी हमें फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में ही लेना है, जो कि 1,75,000 से कम होकर के 1,70,000 हो गया। और प्रोविजन फॉर टैक्स हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में ही लेना होता है, जिसमें ओपनिंग क्लोजिंग को हमें प्लस करना है और ओपनिंग को माइनस करना है। कहाँ और कैसे, दैट वी विल सी इन सॉल्यूशन। नाउ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 20 लाख से बढ़कर के 26 लाख हो गया। एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी 1 लाख से बढ़कर के 2 लाख का हो गया। ये तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ है, परचेज ऑफ प्लांट, और डेप्रिसिएशन क्या है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है। गुडविल अमोर्टाइज हो रहा है, देखिए 3 लाख से कम होकर के 2 लाख हो गया। ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में हमें इसको यूज़ करना है। अब आगे और भी एडिशनल इंफॉर्मेशन है। ₹1 लाख 12% डिबेंचर्स वर इशूड ऑन 1 अप्रैल 2017, मतलब ओपनिंग डेट को ही डिबेंचर्स इशू कर दिए गए हैं, इसलिए इस पर भी हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा, है ना। अगर ये इन्फॉर्मेशन नहीं दिया होता तो हम डिबेंचर्स के ओपनिंग बैलेंस पर ही इंटरेस्ट कैलकुलेट करते। अब यहाँ लिखा हुआ है कि जो इंक्रीज इन डिबेंचर हुआ है वो साल के पहले दिन ही हो गया है, इसलिए अब हमें क्लोजिंग डिबेंचर का जो बैलेंस है 5 लाख रुपीज़, उस पर हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। फाइन, और ये 2 बार इस्तेमाल होगा इंटरेस्ट जो है, और दूसरा पहला है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में प्लस होगा और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में माइनस होगा। नाउ ड्यूरिंग द ईयर अ पीस ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग ₹80,000 on which accumulated depreciation was ₹40,000 was sold at a gain of ₹10,000। फाइन, ये कितना गेन है, 10,000 रुपीज़ का गेन है, और 80,000 की मशीन में 40,000 डेप्रिसिएशन लग चुका है, मतलब उसका बुक वैल्यू भी कितना हो गया, बुक वैल्यू भी 40,000 का हो गया, और उसमें 10,000 गेन, मतलब हमने उसे 50,000 रुपीज़ में बेच दिया। सो इसका भी इंफॉर्मेशन हमें 2 बार यूज़ होगा। डेप्रिसिएशन जो है ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में चला जाएगा, गेन जो है ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में चला जाएगा, मतलब डेप्रिसिएशन 40,000 प्लस गेन 10,000 दोनों यूज़ हो गया एक बार, और बाकी का जो मशीन का पोर्शन है जो सेलिंग प्राइस है दैट विल बी इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, कैश इनफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। फाइन, और यहाँ पर के डेप्रिसिएशन का जो इस 80,000 ये डेप्रिसिएशन का करंट ईयर का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने में भी इसका यूज़ होगा। फाइन, सो लेट अस सी द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के लिए जो रिक्वायर्ड वर्किंग नोट है वो यहाँ बुक में ही दिए हुए हैं। सो ओपनिंग बैलेंस हम मशीन का यहाँ लिखें, क्लोजिंग बैलेंस हम यहाँ लिखें। उसी तरीके से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एक लायबिलिटी है, तो ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड और क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड। अब हुआ क्या है, एक मशीन जिसकी कीमत 80,000 थी और उस पर डेप्रिसिएशन 40,000 लगा था, वो हम बेच रहे हैं, तो ये जो ओपनिंग बैलेंस है इसमें उस बिकी हुई मशीन का 40,000 डेप्रिसिएशन है, जो हमने यहाँ से अलग कर दिया और इसे मशीन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। फाइन, ये यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र किया 40,000, वो जो मशीन बिकी है उसका डेप्रिसिएशन है ये। फाइन, और मशीन की कीमत है 80,000, 80,000 की मशीन पे 40,000 डेप्रिसिएशन, मतलब बुक वैल्यू भी 40,000 बचा, उस पे 10,000 रुपीज़ प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट विल बी शोन ऑन द डेबिट साइड। तो सेल्स प्राइस कितना हो गया, 40,000 बुक वैल्यू प्लस 10,000 रुपीज़ गेन, तो 50,000 रुपीज़ में बेच दिया, तो ये फाइनेंसिंग ये या इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में ये प्लस होगा, क्योंकि दिस इज कैश इनफ्लो। अब जब हम इसे ग्रैंड टोटल करेंगे तो हमें यहाँ बैलेंसिंग फिगर आएगा 6,80,000। दिस इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज बट इट इज कैश आउटफ्लो। फाइन, नाउ करंट ईयर का डेप्रिसिएशन हमें पता लगाना होगा, तो करंट ईयर का डेप्रिसिएशन ओपनिंग माइनस ये दोनों को हम करेंगे तो यहाँ जो बैलेंसिंग फिगर आएगा दिस इज द करंट ईयर्स डेप्रिसिएशन। फाइन, तो आप बिना मशीन अकाउंट बनाए या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाए भी इन फिगर्स को आप फिगर आउट कर सकते हैं। फाइन, ये कैसे करना है ये हम इस सॉल्यूशन में देखेंगे। सो लेट अस सी द सॉल्यूशन। सो सॉल्यूशन 46 वी आर सॉल्विंग एंड इट इज इन एक्स लिमिटेड्स बुक कैश फ्लो स्टेटमेंट। सबसे पहले हमें लिखना रहता है सरप्लस, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करेंगे, 3 लाख रुपीज़ का नेट प्रॉफिट बचा हुआ है, क्रेडिट बैलेंस। फाइन, इसमें हम टैक्स ऐड करेंगे, प्रोविजन फॉर टैक्स।
और कोई दूसरा आइटम रिलेटेड टू डिविडेंड एंड ऑल नहीं है, तो हम क्लोजिंग वाले को हम यहाँ ऐड करेंगे, दैट इज 2 लाख रुपीज। इसे ऐड करने से आ गया 5 लाख। इसे हम कहते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। अब इसमें हमें ऐड करना है नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हम ऐड करेंगे। फाइन, तो सबसे पहले तो डेप्रिसिएशन है। फाइन, तो डेप्रिसिएशन बिना लेजर बनाए डेप्रिसिएशन आप करंट ईयर का कैसे निकालेंगे? तो आप देखिए कि डेप्रिसिएशन का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 1 लाख का था, अभी क्लोजिंग में हो गया है 2 लाख का। तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस 1 लाख का है, वो तो आपको लेना ही पड़ेगा। और लेकिन इसमें प्लस कर दीजिए वो डेप्रिसिएशन जो बिकी हुई मशीन पर अब तक लगाया जा चुका है, मतलब 40,000 रुपीज़ का और डेप्रिसिएशन है जो बेची हुई मशीन पर लगा है। फाइन, सो वो डेप्रिसिएशन को भी आप ऐड कर दीजिए। ये तो आपको डायरेक्ट दिखाई दे दिया नोट्स टू अकाउंट से कि करंट ईयर में 1 लाख रुपीज़ का डेप्रिसिएशन इंक्रीज हुआ है, लेकिन ये 40,000 आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया हुआ है जो मशीन बिकी है उसका डेप्रिसिएशन। दोनों को ऐड करेंगे तो आपको करंट ईयर का डेप्रिसिएशन पता चल जाएगा। दैट इज़ वेरी सिंपल। फाइन, सो यू कैन सेव टाइम during examination when it is pressing on you, time is pressing and you have to move fast, so this way also you can understand. And then amortization of goodwill है, goodwill has been amortized, goodwill की वैल्यू कम हो गई है। देखिए 2 लाख रुपीज़ से कम होकर, what is that, what where is that, 3 लाख रुपीज़ से कम होकर के 2 लाख हो गई है। सो डिफरेंस इज 1 लाख रुपीज़ का गुडविल। फाइन, नाउ हिडन एडजस्टमेंट है 12% डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट। क्योंकि नए डिबेंचर साल के पहले दिन ही इश्यू हो गए थे, इसलिए हम क्लोजिंग बैलेंस 5 लाख रुपीज़ का 12% इंटरेस्ट देंगे। फाइन, सो ये हो गया 60,000 रुपीज़। इन्हें हम ऐड करेंगे, ये हो गया 3 लाख रुपीज़, और इसमें लेस करेंगे हम नॉन ऑपरेटिंग इनकम। नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम साफ साफ क्वेश्चन में लिखा हुआ है गेन ऑन सेल ऑफ मशीन। फाइन, 10,000 रुपीज़ का गेन है, सो वी विल गेन ऑन सेल ऑफ मशीन। ये 10,000 रुपीज़ हम लेस कर देंगे क्योंकि हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कैलकुलेट कर रहे हैं, इसलिए जो भी नॉन ऑपरेटिंग नेचर है उसे हम यहाँ से हटा रहे हैं। एंड डेप्रिसिएशन तो ऑपरेटिंग है लेकिन ये नॉन कैश आइटम है, सेम इज गुडविल, और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। फाइन, और ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। नाउ वॉट एवर वी गेट हियर इज हाउ मच, 7,90,000। दिस इज your operating profit before working capital changes। अब वर्किंग कैपिटल का ट्रीटमेंट करना है हमें, तो पता है हमें कि ऐड करना है डिक्रीज इन करंट एसेट या फिर इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। तो प्लस करने वाला तो कोई भी आइटम नहीं है। फाइन, और दूसरा है इसका रिवर्स, इंक्रीज इन करंट एसेट या डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। इसमें आ गया इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज एक करंट एसेट है लेकिन ये इंक्रीज हो रहा है, मतलब हम खरीद कर लाए हैं, मतलब पैसा दे करके लाए हैं, यही समझिए, है ना। सो इन्वेंट्रीज आर इंक्रीजिंग, दैट इज कैश आउटफ्लो। तो हम कैश आउटफ्लो शो करेंगे 1,30,000 रुपीज़ से इंक्रीज हुआ है, तो यही है कैश आउटफ्लो। Now, what will you get here? 6,60,000 पॉजिटिव। अब इसमें हम टैक्स लेस कर देंगे, लेस टैक्स मतलब ओपनिंग वाला प्रोविजन फॉर टैक्स का जो ओपनिंग है वो हमें यहाँ लेस करना है। फाइन,
नोट्स टू अकाउंट में साफ साफ दिया हुआ है, और ये अमाउंट है ₹1,65,000। टैक्स पे कर रहे हैं, मतलब इट इज़ कैश आउटफ्लो, इसलिए माइनस करेंगे। अब जो अमाउंट आ गया वो है 4,95,000, एंड दिस इज योर फर्स्ट एक्टिविटी कैलकुलेटेड। सो इट इज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब नेक्स्ट एक्टिविटी कैलकुलेट करते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। नाउ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में हमें नॉन करंट एसेट्स पर फोकस करना है। नॉन करंट एसेट्स में क्या दिया हुआ है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, जिसका नोट नंबर 5 है, वहां मशीन है। फाइन, सो परचेज ऑफ मशीन हम देखते हैं, परचेज ऑफ मशीन। अब बिना लेजर बनाए आप कैसे समझ जाएंगे कि कितने कितने रुपए का मशीन परचेस किया गया है। फाइन, तो आप देखिए कि 26 लाख रुपीस का था, है ना, 26 लाख रुपीस का क्लोजिंग बैलेंस है, और ओपनिंग बैलेंस कितने का है, 20 लाख का है। मतलब साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 6 लाख रुपीस, यस, है ना, 6 लाख रुपीस का मशीनरी परचेस किया गया है। फाइन, तो आप लिखिए 6 लाख रुपीस, यहां लिख देता हूं मैं 6 लाख रुपीस, तो आपको सीधा नोट्स से दिखाई दे रहा है, लेकिन आप इसमें प्लस कीजिए वो मशीन का कॉस्ट जो बिक गई, है ना, जो एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है कि एक मशीन जिसकी लागत मतलब कॉस्ट 80,000 का था, तो हम 80,000 कॉस्ट को ही जोड़ेंगे, क्योंकि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अलग से मेंटेन हो रहा है, इसलिए हम यहां सिर्फ कॉस्ट की बात करेंगे। तो दिस इज द डायरेक्ट इंक्रीज इन कॉस्ट विच यू कैन फिगर आउट फ्रॉम नोट्स टू अकाउंट, एंड दिस इज द कॉस्ट ऑफ मशीन विच इज सोल्ड आउट। नाउ दिस इज द फाइनल फिगर फॉर विच द मशीन इज परचेस्ड। ठीक, सो ये हो गया कितना, 6 लाख, यहां लिखेंगे 6,80,000, और ये कैश आउटफ्लो है क्योंकि परचेस किया गया है। उसी तरीके से नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट बॉट, देखिए सीधा बैलेंस शीट में ही देखिए 2 लाख से बढ़कर के 3 लाख हो गया, मतलब ये भी परचेस किया गया है, इसलिए ये कैश आउटफ्लो है 1 लाख रुपीस का। नाउ व्हाट मोर, मशीन सोल्ड है ना, मशीन सोल्ड, ये हम पहले ही समझ चुके हैं। 40,000 बुक वैल्यू की मशीन को 10,000 रुपीज गेन में बेचा गया, मतलब 50,000 रुपीज कैश इनफ्लो है। फाइन, सो दिस इज कैश इनफ्लो फ्रॉम सेल ऑफ मशीन। ओके, दैट मच ओनली वी आर हैविंग। सो इन तीनों को ऐड करेंगे तो आएगा 7,30,000। दिस इज योर सेकेंड एक्टिविटी कैलकुलेटेड, बट इट इज आउटफ्लो। सो कैश आउटफ्लो और कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। फाइन, अब थर्ड एक्टिविटी कैलकुलेट करेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। नाउ कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के लिए आपको फोकस करना है बैलेंस शीट में, शेयर होल्डर्स फंड और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स में। उसमें से आपने रिजर्व एंड सरप्लस को का जो सरप्लस है उसे आप पहले ही यूज कर लिए हैं। अब शेयर कैपिटल पर फोकस कीजिए, जो कि 17 लाख से बढ़कर के 19 लाख हो गया है। सो इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल, इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल कितने का हो गया, 2 लाख रुपीस का कैश इनफ्लो हो गया। देन आप रिजर्व एंड सरप्लस यूज कर चुके हैं। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में 12% डिबेंचर्स है और ये भी इंक्रीज हो रहा है। सो इश्यू ऑफ 12% डिबेंचर्स, दैट इज ऑफ ₹1 लाख, और ये भी कैश इनफ्लो है। और इसी डिबेंचर्स पर हमने इंटरेस्ट भी दिया है, जो कि हिडन एडजस्टमेंट है और 2 जगह यूज होना है। सो इंटरेस्ट पेड ऑन 12% डिबेंचर्स, दिस इज कैश आउटफ्लो एंड इट इज 60,000 रुपीज, जो हमने पहले ही ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में यूज किया है, इट बीइंग अ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी। फिर बैंक ओडी देखिए, बैंक ओवरड्राफ्ट
रिपेड 5,000 रुपये कम हो रहा है, मतलब 5,000 रुपीज़ का कैश आउटफ्लो हुआ है। नाउ बैंक ओवरड्राफ्ट को कभी भी हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में नहीं लेना है, ये एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी है और इसे आपको यहीं पर यूज़ करना है। फाइन, नाउ ऐड दिस and you will get rupees 2,35,000 inflow. Now net cash generated is how much? Net cash and cash equivalent is nil. It means activity A plus activity B plus activity C. अब इसमें हम ऐड करेंगे ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो आप करंट एसेट्स में देखिए, करंट इन्वेस्टमेंट्स भी दिया हुआ है। करंट इन्वेस्टमेंट्स ए और सी पार्ट का जो है पॉइंट सी में जो दिया हुआ है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, दोनों ही क्या है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। तो हम दोनों को ही ऐड करेंगे, जो है ₹1,70,000 प्लस 40,000। फाइन, ये हो गया 2,10,000। अब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा कितना, 2,10,000, जो कि क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ही है। तो इसमें भी आप करंट इन्वेस्टमेंट्स और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो बैलेंस शीट में दिया हुआ है उसे ऐड करेंगे। सो 1,40,000 प्लस 70,000, सो इट इज द सेम। सो देयर यू गेट द क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। मीन्स कैश फ्लो स्टेटमेंट ये बताता है कि आप ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट से क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कैसे पहुंचे। तो वो जो सफ़र है, कहाँ पर हमने कैश जनरेट किया, कहाँ पर हमने कैश पे किया, उसका ही डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन इस स्टेटमेंट में देना होता है। और इस स्टेटमेंट में हम 3 एक्टिविटीज़ के माध्यम से ये करते हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। सो दैट इज़ व्हाट द कैश फ्लो स्टेटमेंट इज टू बी अंडरस्टूड अबाउट। Now let us see question number 47. Following was the balance sheet of MM Limited as at 31st March 2022. This is the balance sheet given. Particulars note number 31st March 2022 and 31st March 2021. This is the opening and this is the closing balance sheet given. लाइबिलिटीज में देखेंगे शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल 4 लाख से बढ़कर के 5 लाख हो गया, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आएगा। रिजर्व एंड सरप्लस 50,000 लॉस से 2 लाख हो गया, मतलब करंट ईयर में 2,50,000 का नेट प्रॉफिट बचा है ना, नेट प्रॉफिट है। सो दिस इज रिलेटेड टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट, क्योंकि मैंने नोट्स टू अकाउंट देख लिया है और यहाँ सिर्फ रिजर्व एंड सरप्लस है और कोई दूसरा रिजर्व नहीं है। नाउ नॉन करंट लाइबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में क्या है, हमारे पास 12% डिबेंचर्स है जो 5 लाख से कम होकर के, मतलब रिडीम हो गया 50,000 का और अब बचा है 4,50,000। तो ये कौन सा एक्टिविटी है, ये भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, लेकिन इसका जो इंटरेस्ट है ये हमें 2 बार यूज करना है, एक बार ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में और एक बार फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। और इंटरेस्ट हम किस पर कैलकुलेट करेंगे, ओपनिंग बैलेंस पर कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि रिडम्पशन जो है वो लास्ट डे में हुआ है। तो हमें इसलिए अनलाइक प्रीवियस क्वेश्चन हमें इसमें ओपनिंग बैलेंस पर कैलकुलेट करना है। देन शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटीज में है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स 50,000 से बढ़कर के 1,50,000 हो गया, ये बैंक ओवरड्राफ्ट है और इसे भी हमें फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में लेना है। एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजंस जो है ये टैक्स है, प्रोविजन फॉर टैक्स, तो हमें टैक्स अकाउंट बनाना पड़ेगा क्योंकि टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है। सो उसके हिसाब से हम इसे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में यूज करेंगे। नाउ लेट अस सी फर्दर पार्ट ऑफ द बैलेंस शीट। एसेट साइड में है, नॉन करंट एसेट्स में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 5th नोट में दिया हुआ है 7,20,000 से बढ़कर के 10,03,000 हो गया। सो यहाँ जो इंक्रीज हुआ है दैट इज परचेज ऑफ प्लांट इक्विपमेंट एंड मशीनरी, है ना, और ये कहाँ यूज होगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में यूज होगा। इनटेंजिबल एसेट्स में ये गुडविल है, क्या है ये, गुडविल, आगे नोट्स टू अकाउंट 6 में दिया हुआ है, दिस इज गुडविल, और यहाँ गुडविल कम हो रहा है
मतलब एमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल, इसलिए हम इसे क्या करेंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में यूज़ करेंगे। देन नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स भी इंक्रीज हो रहे हैं, ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में आएगा। करंट एसेट्स में आइए, करंट इन्वेस्टमेंट एंड कैश इक्विवेलेंट को हम लास्ट में यूज़ करेंगे, क्योंकि दोनों को ही हमें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लेना है। बचा इन्वेंट्रीज इंक्रीज हो रहे हैं 45,000 से बढ़ करके 1,07,000, तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में माइनस होंगे क्योंकि इट इज़ कैश आउटफ्लो। और बाकी के जो एक्टिविटीज़ हैं यहाँ करंट इन्वेस्टमेंट और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ये हमें लास्ट स्टेप ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट में इन्हें यूज़ करना है। ये इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो, आंसर यहीं आने वाला है। मतलब ये दोनों का टोटल करेंगे तो ही हमारा क्लोजिंग बैलेंस आएगा। फाइन। अब नोट्स टू अकाउंट्स में देखिए, फर्स्ट नोट है रिजर्व एंड सरप्लस में सरप्लस का, जो 50,000 लॉस से 2 लाख रुपीज़ प्रॉफिट में बदल गया, तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में यूज़ होगा जैसे मैंने कहा था। एंड 12% डिबेंचर्स फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में यूज़ होगा, लेकिन इसका इंटरेस्ट एक बार ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में प्लस और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में माइनस होगा। नाउ शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में बैंक ओवरड्राफ्ट है जो बढ़ रहा है 1 लाख रुपीज़ से, इसे भी हमें फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में यूज़ करना है। देन शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में प्रोविजन फॉर टैक्स है, ये पूरा का पूरा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में यूज़ होगा। फाइन। देन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में देखिए डेप्रिसिएशन और मशीन दोनों अलग अलग दिया हुआ है, तो हमें सीधा कॉस्ट को देखना है। आप कभी भी परचेज ऑफ मशीनरी के लिए ये जो नेट अमाउंट है इसको मत देखिए, कॉस्ट को देखिए। इनमें जो डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ बढ़ रहा है, तो दैट इज परचेज ऑफ मशीनरी एंड इट इज रिलेटेड टू इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, वेर एज डेप्रिसिएशन जो बढ़ रहा है इट इज रिलेटेड टू ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, है ना। देन नेक्स्ट है इंटैंजिबल एसेट्स में गुडविल। ओके, सो गुडविल का क्या हो रहा है, गुडविल डिक्रीज हो रहा है, एमोर्टाइज हो रहा है, तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जाएगा। और इन्वेंट्रीज में क्या है, स्टॉक इन ट्रेड है जो इंक्रीज हो रहा है, ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में यूज करेंगे। फाइन। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आ जाइए, 12% डिबेंचर्स वर रिडीम्ड ऑन 31 मार्च 2022, मतलब लास्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में रिडम्पशन हुआ है, तो हमें ओपनिंग बैलेंस पर ही इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। इसी बात को बताने के लिए ये इंफॉर्मेशन दिया है। फाइन। अदरवाइज ये तो अंडरस्टूड था कि हमें ओपनिंग बैलेंस पर ही हमेशा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स देना रहता है, इंटरेस्ट हो चाहे डिविडेंड हो। इन एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन हमें ओपनिंग बैलेंस पर ही देना है, और यहाँ तो साफ साफ लिख दिया है तो भी हमें ओपनिंग बैलेंस पर ही देना है। फाइन। अगर ये डेट रहता 1 अप्रैल 2021 तो हमें क्लोजिंग बैलेंस पर देना होता, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हुआ। सेकेंड है टैक्स ऑफ ₹70,000 वॉज पेड ड्यूरिंग द ईयर। अब क्वेश्चन में अंदर में दिया हुआ है प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग एंड क्लोजिंग, और यहाँ दिया हुआ है टैक्स पेड। इसका मतलब है कि आपको प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट वर्किंग नोट में बना करके टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर मीन्स प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर एंड टैक्स पेड दोनों को ही फिगर आउट करना होगा, तब जा करके आप इसे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में यूज कर पाएंगे। फाइन। सो लेट अस सी द सॉल्यूशन। So solution 47 we will see in the books of MM Limited cash flow statement में सबसे पहले सरप्लस। फाइन। क्लोजिंग बैलेंस है 2 लाख रुपीज़ का और ओपनिंग बैलेंस है -50,000 रुपीज़ का। सो इस तरीके से हमारा सरप्लस जनरेटेड ड्यूरिंग द ईयर इज हाउ मच, 2,50,000। हम माइनस ही कर रहे हैं लेकिन निगेटिव फिगर को माइनस कर रहे हैं इसलिए वो प्लस हो गया। अब प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर हम इसमें ऐड करेंगे। मेड ड्यूरिंग द ईयर, तो ये हमें कैलकुलेट करना है, उसके लिए वर्किंग नोट यही बना देते हैं। सो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे 90,000 रुपीज़ का दिया है, और क्लोजिंग बैलेंस हम डेबिट में शो करेंगे क्योंकि ये क्रेडिट बैलेंस है, और ये है कितना 70,000 रुपीज़ का। और टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर दिया है तो पेड को हमें डेबिट साइड ही लिखना होता है एंड दैट इज 70,000। अब हमें पता चलेगा क्रेडिट साइड जो बैलेंसिंग फिगर आएगा दैट इज टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर। सो 1,40,000 बनाने के लिए आपको यहाँ पर 50,000 रुपीज़ का टैक्स मेड बनाना पड़ेगा एंड दिस इज द अमाउंट विच वी हैव टू ऐड। फाइन। सो ये हो गया हमारा
3 lakh rupees, and this is net profit before tax and extraordinary items. कोई extraordinary items तो दिया नहीं है, so that is extraordinary items. Now अब हम इसमें ऐड करेंगे नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. इसमें आएगा सबसे पहले डेप्रिसिएशन. क्लोजिंग बैलेंस को ओपनिंग बैलेंस के साथ माइनस कीजिए, जो कि नोट्स टू अकाउंट में दिया हुआ है. अमाउंट आएगा 99,000 का. उसी तरीके से गुडविल भी अमोर्टाइज हो रहा है. गुडविल इज अमोर्टाइज्ड बाय 10,000 रुपीज. एंड इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स हम पे करेंगे, इंटरेस्ट ऑन 12% डिवेंचर्स. सो कितना पे करेंगे हम? 5 लाख रुपीज जो ओपनिंग बैलेंस है, इसी पर 12% कैलकुलेट करना है. एंड इट इज हाउ मच? 60,000 रुपीज. दैट मच इज द नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश आइटम्स. ये दोनों ऑपरेटिंग है, लेकिन ये नॉन कैश है, और ये जो है ये नॉन ऑपरेटिंग है. फाइन. सो 1,69,000 रुपीज को हम ऐड बैक कर रहे हैं. अब आ गया 4,69,000 रुपीज. एंड दिस इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस. यहां पर कोई नॉन ऑपरेटिंग इनकम नहीं है क्वेश्चन में, तो वी जस्ट डोंट हैव टू शो इट अननेसेसरीली. फाइन. अब हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे आफ्टर वर्किंग कैपिटल चेंजेस. तो प्लस करेंगे डिक्रीज इन करंट एसेट या इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज. कुछ भी नहीं है, नील. आप चेक कर सकते हैं. देन इंक्रीज इन करंट एसेट या डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज में एक ही आइटम है हमारे पास, दैट इज इन्वेंट्रीज. एंड इन्वेंट्रीज आर इंक्रीजिंग बाय 62,000 रुपीज, सो इट इज कैश आउटफ्लो. अब जो अमाउंट आ जाएगा यह है रुपीज 4,07,000. इसमें हम टैक्स पेड लेस कर देंगे. टैक्स पेड जो अभी हमने कैलकुलेट, ये क्वेश्चन में ही साफ साफ दिया हुआ है, 70,000. नाउ द अमाउंट विच यू गेट इज रुपीज 3,37,000, विच इज योर फर्स्ट एक्टिविटी कैलकुलेटेड कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन. कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. अब हमें कैलकुलेट करना है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, और उसके लिए आप कहाँ फोकस करेंगे? नॉन करंट एसेट्स में फोकस करेंगे, और इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमें यूज़ करना है. और मशीन है, देखिए नोट नंबर 5, मशीन का कॉस्ट बढ़ रहा है ना. सो मशीन बॉट. ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस को ओपनिंग से कंपेयर कीजिए, क्योंकि इंक्रीज हो रहा है, इसलिए ये मशीन परचेज्ड है, मशीन बॉट है. एंड द अमाउंट ऑफ मशीन बॉट इज रुपीज 3,82,000. जस्ट माइनस करिए आप क्लोजिंग और ओपनिंग को. सो इट इज कैश आउटफ्लो, क्योंकि आप मशीन खरीदेंगे तो कैश आउटफ्लो ही है. फाइन. दूसरा है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स बॉट. नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स बॉट यानी परचेस्ड. ये भी इंक्रीज हो रहा है, इसलिए इसे बॉट कह रहे हैं. एंड इट इज इंक्रीजिंग बाय 25,000 रुपीज. 75,000 से बढ़कर के 1 लाख हो गया है. सो इट इज हाउ मच? 4,07,000. ओके. फाइन. एंड क्योंकि कैश आउटफ्लो है, इसलिए हम इसे ब्रैकेट में शो करेंगे. ओके. अब हम कैलकुलेट करेंगे थर्ड एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, और इसमें है इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल. फर्स्ट, इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल. सो इसके लिए हमें शेयर होल्डर्स फंड में देखना है, और
शेयर होल्डर्स फंड एंड लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में देखना है ना, नॉन करंट लाइबिलिटीज में इश्यू हो रहा है, इसलिए इट इज कैश इनफ्लो। देन रिडम्पशन हो रहा है, रिडम्पशन ऑफ 12% डिबेंचर्स, क्योंकि पैसा बाहर जा रहा है इसलिए इट इज कैश आउटफ्लो। फाइन। फिर इसी पर हमने इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑन 12% डिबेंचर्स, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज किया जा चुका है ना, इसलिए हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में से उसे प्लस कर दिया था, उसे हटाने के लिए प्लस करना पड़ेगा क्योंकि वो माइनस हो चुका था। और यहाँ ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है एंड वी हैव कैलकुलेटेड दैट इट इज 60,000 रुपीज। 5 लाख का 12% 60,000 रुपीज। देन बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट 1 लाख रुपीज का अवेल किया गया है ड्यूरिंग द ईयर। 50,000 से बढ़ करके 1,50,000 हो गया, सो इट इज कैश इनफ्लो। आपने अपने लिए फंड्स जनरेट लिया है बैंक से बोरो। सो नाउ इन सब को आप ऐड करेंगे तो आएगा पॉजिटिव फिगर 90,000। फाइन। अब आप ऑल द एक्टिविटीज, फर्स्ट एक्टिविटी, सेकेंड एक्टिविटी, थर्ड एक्टिविटी को ऐड करके नेट कैश, नेट इंक्रीज हो गया यहां, तो नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आ जाएगा एंड दैट इज 20,000 रुपीज। What is this? A plus B plus C is equal to 20,000 rupees. Okay. Now we will add opening cash and cash equivalent and see whether we are getting closing cash and cash equivalent or not. So cash and cash equivalent में current investments भी आता है और opening balance है इसका 60,000 rupees और cash and cash equivalent जो है वो तो है ही, वो भी है 60,000 रुपीज, मतलब 1,20,000 रुपीज हम यहाँ ऐड करेंगे तो आएगा 20,000 प्लस 1,20,000 इज 1,40,000, जो कि क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स है, जिसमें करंट इन्वेस्टमेंट्स 50,000 के हैं एंड कैश इक्विवेलेंट्स 90,000 के हैं। सो दिस वे योर कैश फ्लो स्टेटमेंट इज कंप्लीट। मुझे उम्मीद है कि आपने आज का वीडियो भी अच्छे से देखा है, एक्सप्लेनेशन को भी अच्छे से सुना है। डोंट स्किप एनी पार्ट ऑफ द वीडियो एंड डिस्पाइट दिस इफ यू आर हैविंग एनी डाउट देन प्लीज पुट इट इन द कमेंट सेक्शन। Thank you so much for liking, subscribing and sharing this channel. And if you have not yet, then please do like it, subscribe it and share it with your friends. Thank you so much for watching this video.